Hello friends, today we will discuss about the uses of dimensional equations. Uses of dimensional equation. Dimensional equations के क्या क्या uses होते हैं? First, to convert the magnitude of a physical quantity from one system to another. Dimensionals का first is हम with the help of the dimension we can convert the magnitude of physical quantity from one system to another system. Now in this let's suppose any physical quantity BQ, हमें कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी क्या ले ली, Q ले ली. अब इसकी है ना न्यूमेरिकल वैल्यू एक सिस्टम के अंदर हमने मान ली n सिस्टम पर एक सिस्टम लिया जिसके अंदर हमने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या मान ली n. सेकेंड सिस्टम के अंदर उसकी वैल्यू हमने मान ली n2 सिस्टम सेकेंड के अंदर. नाउ यूनिट है ना फर्स्ट सिस्टम के अंदर इसकी यूनिट हो गई u1, सेकेंड के अंदर इसकी यूनिट हो गई u. नाउ therefore q is equal फिजिकल क्वांटिटी q वो क्या होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों मिलके होता है. तो n1 into u1 is equals to n2 into u. Now u1 is the unit की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं डायमेंशंस. तो उसको हम क्या लिखेंगे n1 into इसके मास का डायमेंशन हमने मान लिया a, लेंथ का डायमेंशन हमने मान लिया b और टाइम का डायमेंशन हमने मान लिया c फर्स्ट सिस्टम के अंदर. सिमिलरली n2 into सेकेंड सिस्टम के अंदर m2 l2 p2 डायमेंशन तो सेम ही रहेंगे चाहे सिस्टम कोई भी हो a b c. नाउ हमें निकालना है n2 की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा n1 की पावर a l1 की पावर b n t1 की पावर c डिवाइडेड बाय n2 की पावर a l2 की पावर b n t2 की पावर c. इसको कंबाइन करने पर आएगा n1 into m1 अपॉन m2 की होल पावर a l1 अपॉन l2 होल पावर b and t1 अपॉन t2 होल पावर c इक्वल टू n2. क्लियर. नाउ एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या मानना है q मानना है. इस फिजिकल क्वांटिटी का सिस्टम फर्स्ट सिस्टम के अंदर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमने मान ली n1, सेकेंड सिस्टम के अंदर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मान ली हमने n. फर्स्ट सिस्टम के अंदर इसकी यूनिट हो गई u1, सेकेंड सिस्टम के अंदर इसकी यूनिट हो गई u2. नाउ उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी जैसे हम लिखते हैं 5 न्यूटन मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन. तो 5 क्या बता रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये रहा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और ये न्यूटन जो है वो क्या हो गई इसकी यूनिट हो गई. तो ये हो गई इसकी यूनिट. तो ये हो गया आपकी फर्स्ट सिस्टम और ये हो गई सेकेंड सिस्टम. नाउ n1 यूनिट से हम इसके डायमेंशन निकाल सकते हैं. मास का डायमेंशन हमने मान लिया a, लेंथ का डायमेंशन हमने माना b और टाइम का हमने डायमेंशन माना c. सिमिलरली सेकेंड सिस्टम में m2 l2 t2 डायमेंशंस a b c ही रहेंगे. सिंप्लीफाई किया n2 की वैल्यू हमने निकाला. क्लियर. नाउ हम इससे बेस में न्यूमेरिकल लेते हैं.
Now, numerical is value of force in MKS system is 1 Newton. Find its value in CGS system. हमें ना फोर्स की वैल्यू दे रखी है एमके सिस्टम के अंदर, कितनी दे रखी है 1 न्यूटन दे रखी है, या गिवन 1 न्यूटन। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है सीजीएस सिस्टम के अंदर। अब इसको हम कैसे स्टार्ट करें इन एमकेएस सिस्टम, इन एमकेएस सिस्टम के अंदर m1 की वैल्यू, n1 की वैल्यू एंड p1 की वैल्यू। इन सीजीएस सिस्टम, इन CGS system M2, L2, T2 and dimensional formula. Dimensional formula of force is equal to, हमें है ना MKS सिस्टम फर्स्ट जो दे रखा है वो MKS है, तो पहले हम पहला लिखेंगे जो दे रखा है MKS सिस्टम दे रखा है फर्स्ट, तो उसमें m1 की वैल्यू हम लेते हैं 1 kg लेते हैं। L1 होता है मीटर्स के अंदर 1 मीटर और T1 इज इक्वल टू जाएगा 1 सेकेंड। सीजीएस सिस्टम के अंदर वही वैल्यू हो जाएगी 1 ग्राम, लेंथ की हो जाएगी L2 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर एंड T2 इज इक्वल टू जाएगा 1 सेकेंड। नाउ डायमेंशनल फार्मूला फॉर द फोर्स, फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है हम कर चुके हैं, m1 L1 T-2। नाउ m का डायमेंशन है 1, l का डायमेंशन है 1, t का डायमेंशन है -2। सो therefore a is equals to 1, b equal to 1, c is equals to -2। ये किसी की वैल्यू निकल गई। नाउ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले से हमें निकालना है n2 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन m2 की होल पावर a, l1 अपॉन l2 की होल पावर b एंड t1 अपॉन t2 की होल पावर c। अब हमें है ना n1 भी निकालना है। n1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम हमें दे रखा है MKS सिस्टम, तो MKS सिस्टम में n1 इक्वल टू n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 न्यूटन, ये हमें दे रखी है 1 न्यूटन। न्यूटन नहीं लिखेंगे अलग से, न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब। और सेकेंड सिस्टम में हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है इसकी वैल्यू सेकेंड सिस्टम के अंदर। सेकेंड सिस्टम में वैल्यू मतलब n2 की वैल्यू क्वेश्चन, यहाँ पर वैल्यू रखी 1 और m1 की वैल्यू हो गई 1 kg अपॉन ये हो जाएगा 1 ग्राम होल पावर 1, ये हो जाएगा 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर होल पावर 1, और ये हो जाएगा 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड होल पावर -2, और 1 kg 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर होल पावर 1, और 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, वी गेट 1 और वैल्यू क्या आएगी 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या आता है 1। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ये रहेगा 10 की पावर 3 इंटू ये रहेगा 10 की पावर 2, तो नेट आंसर कितना है 10 की पावर 5। क्लियर। सो n2 इज इक्वल टू आ गया 10 की पावर 5। यूनिट क्या होती है सीजीएस MKS सिस्टम के अंदर यूनिट होती है न्यूटन होती है। यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS system is equal to CGS system में क्या होती है इसकी यूनिट डाइन। सो therefore value 1 Newton is equal to 10 raised to the power 5 डाइन। क्लियर। हमें दे रखा है फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है जिसकी MKS सिस्टम के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, यूनिट हो गई न्यूटन। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है CGS सिस्टम। हमें जो फर्स्ट सिस्टम दे रखा है MKS सिस्टम m1 इक्वल टू 1 kg, l1 इज इक्वल टू 1 मीटर, t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। CGS सिस्टम हमें निकालना है
m2 इज इक्वल टू 1 ग्राम, l2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, t2 इज इक्वल टू 1 सेकंड। न्यूमेरिकल वैल्यू 1 n1 की वैल्यू होगी 1। सेकंड सिस्टम में हमें निकालना है, n2 हो गया क्वेश्चन में। डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का होता है m1 l1 t माइनस 2। कंपेयर करने पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। फॉर्मूला हमारे पास ये है, इस फॉर्मूले के अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन किया। 1 kg को हमने कन्वर्ट कर लिया ग्राम के अंदर, तो 1000 ग्राम। 1 मीटर को हमने चेंज कर दिया 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, ये कैंसिल आउट हो गया 1। 1000 को लिख दिया 10 की पावर 3, 100 को लिख दिया 10 की पावर 2, नेट आंसर है 10 की पावर 5। ये तो अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। अब यूनिट क्या होती है, डायन होती है सीपी सिस्टम के अंदर। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो गया 10 की पावर 5 डायन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, now second use. Now to check the correctness, to check the correctness of, to check the correctness of equation. Now सेकेंड यूज जो है वो क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। अब इसके अंदर जो निकलता है, हम इसमें कौन सा प्रिंसिपल लगाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि डायमेंशंस ऑफ, ये क्या कहता है, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड्स must be equal to dimension of right hand side according to principle of homogeneity। कोई भी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के जो भी टर्म्स है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है ना सिंबल्स यूज किए हुए हैं, उसके डायमेंशन निकालें। उसके डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशंस है वो डायमेंशंस आने चाहिए राइट हैंड साइड के। तो तब हम कहेंगे कि हमारी जो भी इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, करेक्ट है फ्रॉम डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू। डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या होगी, करेक्ट होगी। एक एग्जांपल के चलते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, नाउ वी आर गिवन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, ऑफ ए moving particle is given by E is equals to half mv square। Now we have to check, हमें क्या करना है, हमें चेक करना है, check the correctness of the equation, check the correctness of the equation। इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है वो हमें चेक करना है। ना डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन। ना लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, एनर्जी दे रखा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है हमें ई, काइनेटिक एनर्जी, ये इज द काइनेटिक एनर्जी, वो हो गया आपका एनर्जी। अब एनर्जी के डायमेंशन जो है, डायमेंशंस होते हैं, एनर्जी क्या होती है, वर्क डन, है ना, एनर्जी वर्क के अकॉर्डिंग। तो m1 l2 t माइनस 2 ये इसके डायमेंशंस होते हैं। एनर्जी के डायमेंशंस और वर्क के डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो उसके डायमेंशंस क्या आ गए, m1 l2 t माइनस 2। नाउ सिमिलरली डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड के डायमेंशंस हमें लिखना है। नाउ राइट हैंड साइड में क्या है हमारे, mv स्क्वायर। नाउ m है मास, m इज द मास का डायमेंशन हो गया m की पावर 1, और v इज द वेलोसिटी के डायमेंशंस होते हैं m1 t माइनस 1 होल पावर 2, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। मीटर के लिए हो गया m की पावर 1, पर सेकंड के लिए हो गया t की पावर -1। क्लियर? नाउ कंबाइन करने पर ये आएगा
m1 1 इंटू टू कितना हो गया l2 t की पावर -1 -1 इंटू टू कितना हो गया माइनस का 2। ठीक है, ये हो गए इसके डायमेंशन आए। नाउ हियर 1/2 इज अ रेशियो। 1/2 क्या हो गया रेशियो हो गया। नाउ रेशियो इज डायमेंशनलेस, ये क्या हो गया डायमेंशनलेस हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। क्लियर, हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन निकाले। लेफ्ट हैंड साइड में हमें ई दिया था, ई किसके लिए यूज किया है काइनेटिक एनर्जी। ये इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं m1 l2 t-2। राइट हैंड साइड में है हाफ mv²। हाफ को एक कांस्टेंट, इसको अभी हमने नहीं लिया, m इंटू वी स्क्वायर। m इंटू वी स्क्वायर, m के डायमेंशन हो गए m की पावर 1, v का हो गया मीटर पर सेकंड, मीन्स m की पावर 1 e की पावर -1 स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर ये चीज है। यहाँ पर आगे चल रहा था 1/2। 1/2 क्या है एक रेशियो। रेशियो क्या होता है डायमेंशनलेस होता है। रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। नाउ वी गेट dimensions of left hand side is equal to dimension of right hand side. So therefore given equation is correct from dimensional point of view, is correct from dimensional point of view, dimensional point of view, dimensional point of view से वो क्या हो गए इक्वेशन करेक्ट हो गए। क्लियर। Now next is third use. Now third is relation between physical quantities. Now, with the help of the dimensional method से हम है ना डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हमें इनकी डिपेंडेंसी दे रखी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, अगर वो हमें दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग हम इनके बीच में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पीरियड ऑफ simple pendulum, the period of simple pendulum depends on its mass, acceleration due to gravity, and length. Acceleration due to gravity and length. We have to establish relation between these quantities. Now, period of simple pendulum. सिंपल पेंडुलम का पीरियड मीन्स हो गया कैपिटल टी हमने मान लिया टाइम पीरियड है ना, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर। हमें नहीं मालूम कैसे डिपेंड कर रहा है, तो हमने मान लिया मास की पावर a, लेंथ की पावर b एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c। हमें नहीं मालूम है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से क्या है, तो हमने क्या मान लिया a b and c मान लिया। प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाएंगे तो आएगा कांस्टेंट k, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, वेयर k इज अ कांस्टेंट, वेयर k क्या है एक कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट। नाउ टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, taking
डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर डायमेंशन लेना, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में। डायमेंशंस हो गए m0 l0 t की पावर 1 इज इक्वल टू k, यहाँ पर हो गया m की पावर 1 होल पावर a, l की पावर 1 होल पावर b, एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है l की पावर 1 t की पावर -2 होल पावर c, और ये हो गया अपना m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 1 इक्वल k इन कंबाइन कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, m की पावर a हो गई 1 इंटू l की पावर b, यहाँ पर आया l की पावर c और ये आया t की पावर -2c, और कंबाइन करने पर m की पावर a l की पावर b प्लस c एंड t की पावर -2c इक्वल टू में यहाँ पर ये है लेफ्ट हैंड साइड में l की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर। नाउ ऑन कंपेयरिंग डायमेंशंस, अभी हमने जस्ट सेकंड यूज देखा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम डायमेंशंस को कंपेयर कर रहे हैं। डायमेंशन ऑफ मास, मास का डायमेंशन क्या है यहाँ पर 0, यहाँ पर मास का डायमेंशन क्या है a, तो a की वैल्यू आ गई अपने 0। फिर हम कंपेयर कर लेते हैं पहले t का डायमेंशन, t का डायमेंशन यहाँ पर है 1, राइट हैंड साइड में t का डायमेंशन है -2c, फ्रॉम दिस c इज इक्वल टू -1/2, c की वैल्यू 1/2 आ गई, माइनस में 1/2। ना अब हम आते हैं लेंथ के ऊपर, लेंथ का डायमेंशन यहाँ पर है 0, और यहाँ पर लेंथ का डायमेंशन है b प्लस सी, इससे है ना b की वैल्यू आएगी -c, और b इज इक्वल टू माइनस, ये भी माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, और ये आया अपना b इज इक्वल टू प्लस का 1/2, ये आ गई b की वैल्यू आ गई a b c, तीनों की वैल्यूज निकल गई। ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। सो देयरफॉर वैल्यूज रखने पर t इज इक्वल टू k m की पावर a की वैल्यू है 0, l की पावर b की वैल्यू है प्लस का 1/2, g की पावर c की वैल्यू माइनस का 1/2, और t इज इक्वल टू k m की पावर 0 हो गए 1, ये हो गया l की पावर 1/2, इसको पॉजिटिव कर लिया, g की पावर प्लस का 1/2, और t इज इक्वल टू k, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट बना दिया, l बाय g इज इक्वल टू t, ठीक है। सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू k अंडर रूट l बाय g, वेयर k इज अ कांस्टेंट। नाउ क्लियर, we are given the dependency of the period of simple pendulum। सिंपल पेंडुलम का पीरियड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास के ऊपर, लेंथ के ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। हमने लेट कर लिया इसकी डिपेंडेंसी है t, पीरियड को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल T प्रोपोर्शनल m की पावर, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर कर रहा है, पावर a b c मॉड, प्रोपोर्शनल का साइन हटा, आया कांस्टेंट k, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, k जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी डायमेंशन ले लिए, यहाँ पर भी डायमेंशन ले लिया। ये है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का डायमेंशन होता है, यूनिट क्या होती है? सेकेंड, तो इसका आएगा डायमेंशन आएगा m0 l0 t इक्वल टू k। ये है मास, मास का डायमेंशन m की पावर 1, लेंथ, लेंथ का डायमेंशन l की पावर 1, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी l की पावर 1 t की पावर -2, होल पावर यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर c। अब ये 1 से मल्टीप्लाई किया, ये इसको भी 1 से मल्टीप्लाई किया, ये, और 1 इंटू सी, ये टर्म्स आ गए। अब जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो l की पावर हो गई b प्लस सी, और ये चीज आ गई। नाउ फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द होमोजेनिटी, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो m का डायमेंशन यहाँ पर 0 है, यहाँ पर m का डायमेंशन a की वैल्यू आ गई 0,
टी का डायमेंशन, पहले हमने टी को कंपेयर किया, टी का डायमेंशन है यहाँ पर 1, यहाँ पर टी का डायमेंशन है माइनस का 2c, c की वैल्यू आ गई माइनस का 1 पावर। देन l का डायमेंशन है यहाँ पर 0, यहाँ पर l का डायमेंशन 0, तो राइट हैंड साइड है b प्लस c, इससे b की वैल्यू आ गई माइनस c, b इक्वल टू माइनस c की वैल्यू रख दी माइनस का हाफ, या a b c की वैल्यू हम वापस इसके अंदर रखेंगे, तो t इक्वल k n की पावर 0, n की पावर प्लस हाफ, g की पावर माइनस हाफ, इस माइनस हाफ को नीचे शिफ्ट किया है, g की पावर प्लस हाफ हो, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ का मतलब होता है स्क्वायर, तो इसको हमने स्क्वायर रूट में, क्लियर, ये हमारा कंप्लीट हो, क्लियर। हाँ, नहीं हम कल करते हैं, थैंक यू।